जिस पर वो बोलता है, आज हम निमथान को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने वाले थे फायरवर्क्स देखने, तुम लोग गायब हो गए तो पूछा। जिस पर वो कहती है, सॉरी मैं भूल गई, अगली बार चलेंगे। फोन रखने के बाद उसे पता चलता है कि चेनी गायब हो चुका है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि घर में इतने सर्वेंट्स हैं कि उसे लगता है बच्चा सेफ ही होगा। लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि बच्चा सच में गायब हो गया है। सीसीटीवी में सिर्फ इतना दिखता है कि वो अकेला बाहर चला गया। ये देखकर जिंगशिन पूरी सिटी में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता। जिस पर वो बार बार मुझे कॉल करती है, लेकिन हर बार सिर्फ यही सुनाई देता है, द नंबर यू आर कॉलिंग हिट स्विच्ड ऑफ। आखिर में मजबूर होकर वो मेरे दोस्त का नंबर निकलवाती है और कॉल करती है। हेलो, मैं तो थान बोल रही हूँ, क्या कोई DN2 ने तुमसे कांटेक्ट किया? अगर हाँ तो उसे बोलो तुरंत मुझसे बात करे, क्योंकि उसकी डिवोर्स की वजह से नीमथान गायब हो गया है। अगर उसमें एक फादर की भी जिम्मेदारी बची है तो उसे तुरंत वापस आना होगा। लेकिन वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं करती, जिस पर मेरा फ्रेंड अचानक से इम्पेशेंट होकर उसे बीच में ही लाउडली इंटरप्ट कर देता है। रुक रुक रुक, बच्चा गायब हुआ है, को जाकर पुलिस को रिपोर्ट कर। यांतु को ढूंढने से क्या फायदा है? क्या वो उस बच्चे से टेलीपैथी से जुड़ी हुई है, जो अभी वापस आते ही उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेगी और तुरंत टेलीपोर्ट होकर उस अनग्रेटफुल बच्चे के पास पहुंच जाएगी? और फिर वो ये भी बोलती है कि डिवोर्स की वजह से बच्चा गायब हुआ, जिसे सुनकर वो तुरंत पलट कर कहता है कि ये डिवोर्स तुम्हारी ही मजबूरी से हुआ था ना, और वैसे भी डिवोर्स होना सही ही था, क्योंकि तुम और वो अनग्रेटफुल बच्चा दोनों ही अच्छे नहीं हो। इसके बाद फोन अचानक कट हो जाता है, लेकिन उसी पल फिर से रिंग होने लगता है, जिस पर पता चलता है कि कॉल होंग ताओ कान नियन का है। तो थान हुएन जल्दी से कॉल उठाती है, लेकिन बस इतना ही सुन पाती है कि कोई नीम थान को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, उसे छोड़ दो, केयरफुल रहो। जिस पर अचानक कॉल कट हो जाता है। ये सुनते ही तो थान हुएन तुरंत लोगों को होंग ताओ कान नियन के फोन सिग्नल को ट्रैक करने के लिए भेज देती है। और फिर जब वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि होंग ताओ कान नियन और चीन यी दोनों ही अनकॉन्शियस पड़े होते हैं हाईवे के किनारे ढलान पर। होंग ताओ कान नियन के शरीर पर कई स्क्रैचेस होते हैं, उसका हाल बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो फिर भी चीन यी को अपनी बाहों में कसकर प्रोटेक्ट किए होता है। और बच्चे को बस चेहरे पर थोड़ा सा डर्ट लगा होता है, बाकी उसे कोई इंजरी नहीं होती, जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान इमोशनल हो जाता है। जिस पर जिंगशिन के हाथ जो साइड में ढीले पड़े होते हैं वो धीरे से टाइटन होते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं, और वो सब पहले दोनों को एम्बुलेंस में भेज देती है, फिर फ्लैशिंग रेड ब्लू लाइट्स को दूर जाते हुए देखती है और आखिरकार अपने असिस्टेंट से कहती है कि होंग ताओ कानहियन पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा था, इसकी पूरी डिटेल निकालो, कोई भी क्लू मिस नहीं होना चाहिए। ये सुनकर असिस्टेंट पहले थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि तो बॉस पूरे शहर में ढूंढने के बाद भी यंग मास्टर निमथान को नहीं ढूंढ पाई थी, तो फिर होंग ताओ कानहियन ने कैसे ढूंढ लिया? और फिर वो सोचता है कि इतने सर्वेंट्स होने के बावजूद एक 3 साल का बच्चा बिना किसी को पता चले कैसे बाहर जा सकता है? और अगर ये किडनैप था तो किडनैपर्स ने रैंसम क्यों नहीं मांगा, बल्कि बच्चे को हाईवे पर छोड़ दिया? जिस पर साफ दिखता है कि इतने सालों के बिजनेस एक्सपीरियंस के बाद जिंगशिन हेवन इतनी ऑब्वियस बातों पर डाउट कैसे नहीं करेगी। फिर बहुत जल्दी उसे प्रूफ मिल जाता है कि इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड खुद होंग ताओ कानियन ही है, जिस पर वो डॉक्यूमेंट्स को हाथ में लेकर काफी देर तक चुप रहती है और फिर पुलिस स्टेशन से केस फाइल वापस ले लेती है। इसके बाद वो कांग कहती है कि इस बात को बाहर मत जाने देना, सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दो, मैं नहीं चाहती कोई तीसरा इंसान इसके बारे में जाने, और बाहर यही कहा जाएगा कि जांग चेननियन ने नियन थान को बचाया है। ये सुनकर असिस्टेंट पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्या तो बॉस अपने ही बेटे के किडनैपर को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तो थानियन हॉस्पिटल के कॉरिडोर के एंड में गायब हो जाती है। फिर वो पेशेंट रूम का डोर खोलती है, जहां होंग ताओ कानियन बेड पर टिक कर बैठा होता है। उसका चेहरा पेल लग रहा होता है, जिसे देखकर वो हल्का सा फ्रॉन करती है और उसकी नजरों में सस्पिशन नजर आता है। जिस पर होंग ताओ कानियन हल्की खांसी के साथ वीक आवाज में पूछता है कि नियम थान कैसा है, वो ठीक तो है ना, वो अभी इतना छोटा है, ये सब उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा हो सकता है। और फिर वो येन टू को ब्लेम करता है कि वो बिना सोचे चला गया, अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की, और ऐसा इररिस्पॉन्सिबल फादर दुनिया में कोई नहीं होता। ये कहकर वो उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जिंग शियन येन के पास से गुजरता है वो उसे पकड़कर रोक लेती है, जिस पर वो कोल्ड टोन में कहती है कि कोई अच्छा पिता है या नहीं, इसका फैसला दूसरों को करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर होंग ताओ कानियन ऊपर देखता है और तो थान जिंग शियन के कोल्ड एक्सप्रेशन को देखकर कुछ पल के लिए स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि जो चेहरा हमेशा उसके लिए जेंटल रहता था वो पूरी तरह ठंडा और डरावना लग रहा होता है। फिर वो इमोशनल होकर कहता है कि इतने सालों का उनका रिलेशनशिप है, वो कोई आउटसाइडर कैसी हो सकता है, और फिर सॉफ्ट होकर बोलता है कि वो बस चिंता में बह गया था, लेकिन किडनैपिंग की बात सच में बहुत शॉकिंग थी और नियम थान
को वो बचपन से देखता आया है, इसलिए उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जिस पर तो थानियन के हाथ फिर से टाइटन होते हैं और उसकी नजरों में ठंडापन भर जाता है और वो सीधा पूछती है कि अगर वो उसे इतना बुरा और डरावना समझता है तो फिर उसने नियम थान को किडनैप करवाकर ये फेक ड्रामा क्यों रचा। ये सुनते ही होंग ताओ कानियन का चेहरा स्टिफ हो जाता है और वो इनोसेंट बनते हुए कहता है कि वो क्या बोल रही है, लेकिन थानियन कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। बस उसकी नजरों में डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखती है और वो कहती है कि प्रूफ वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुकी है और अब वो उसके सामने या येन टू के सामने कभी ना आए। इसके बाद वो कहती है कि वो उसे अब्रॉड भेज देगी और उसकी फ्यूचर लाइफ भी सेटल कर देगी, लेकिन वे वापस कभी ना आए। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन होंग ताओ कानियन पीछे से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मत छोड़ो। अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो बदल सकता है, क्योंकि इतनी सालों से वो साथ हैं। लेकिन जिंग शिनहिन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती और उसका हाथ पकड़कर उसे हटाने लगती है, जिस पर वो पैनिक होकर कहता है कि उससे शादी कर लो। फिर वो जस्टिफाई करता है कि वो बस जल्दी में था और वो सिर्फ उस इंसान से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है, और वो ये भी कहता है कि वो नियम थान को भी अपनाएगा। ये सुनकर जिंग शीन उसका हाथ झटक देती है और कोल्ड आइज से कहती है कि जिसे वो प्यार करता है वो तो उसकी डेड सिस्टर होनी चाहिए थी। जिस पर वो तुरंत कहता है कि वो हमेशा उसी से प्यार करता था, क्योंकि इतने सालों से वही उसके साथ थी, उसका ख्याल रखती थी, उसके बर्थडे तक याद रखती थी और उसे कॉल करते ही सामने आ जाती थी। ये सुनते ही अचानक तो थाने हुएन के अंदर कुछ टूटता है और वो पीछे हटती है और कहती है कि उसने जो भी किया वो सिर्फ अपनी सिस्टर की लास्ट विश की पूरी करने के लिए किया और उसका उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है और शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद वो कहती है कि आज ही उसके अब्रॉड जाने का अरेंजमेंट हो जाएगा और उसे तुरंत निकल जाना चाहिए, और फिर बिना पीछे देखे रूम से बाहर चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है फिनलैंड में, जहां मैं इन सब से पूरी तरह अनजान होता हूं और मुझे रेजिडेंस परमिट मिल चुका होता है और मैं लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करता हूं ताकि अपना सपना पूरा कर सकूं और एक डिप्लोमेटिक ट्रांसलेटर बन सकूं। इसके बाद एडमिशन से पहले मैं अपनी सेविंग से एक छोटा सा हाउस खरीदता हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां विंटर में ऑरोरा भी दिखता है, जिसे सोचकर मैं एक्साइटेड फील करता हूं और अपने इंडिपेंडेंट लाइफ को लेकर काफी होपफुल रहता हूँ, क्योंकि अब मैं अपने टाइम को खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं खुद फिनिश लैंग्वेज सीखता हूँ, जिसके साथ साथ जर्मन, जापानीज और स्पेनिश भी सीखता रहता हूँ। और फिर यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाता हूँ, जिस पर मेरी लाइफ, स्टडी और वर्क के बीच लगातार बिजी रहती है। इसके बाद मैं रेयरली ही अपने पास्ट को याद करता हूँ एंड द थान के साथ मेरी शादी जैसे एक दूर की याद बन जाती है। और यहाँ इस जगह पर मैं सिर्फ खुद होता हूँ, एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। फिर फिनलैंड में 5वें साल में मैं सक्सेसफुली एम्बेसी में जॉब हासिल कर लेता हूँ और एक डिप्लोमेटिक ट्रांसलेटर बन जाता हूँ। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि इन 6 सालों में जिंग शिनहियन ने मुझे ढूंढना कभी बंद नहीं किया होता। इसके बाद टो ग्रुप के सीईओ ऑफिस में असिस्टेंट एक्साइटेड होकर कहता है कि टो बॉस को सर के बारे में खबर मिल गई है, वो अभी फिनलैंड एम्बेसी में है। जिस पर जिंग शिनहियन तुरंत खड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी नजर आती है। ये देखकर असिस्टेंट भी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसने पिछले 6 सालों में तो बॉस को कभी मुस्कुराते नहीं देखा होता और डिवोर्स के बाद तो बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर भी वो कभी ऐसे स्माइल नहीं करती थी। जिस पर जिंग शिन बाहर जाने लगती है, लेकिन डोर तक पहुंचकर वापस मुड़ आती है और कहती है कि मुझे उसकी करंट डिटेल्स चाहिए, तुरंत अरेंज करो। जिसे सुनकर असिस्टेंट तुरंत काम पर लग जाता है। इसके बाद उसके दिल में खुशी की लहर उठती रहती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है और उसकी नजर डेस्क पर रखी 3 लोगों की फैमिली फोटो पर जाती है, जहां वो उसकी तस्वीर को हल्की से छूती है और धीरे से कहती है कि वो गलतफहमी जरूर खत्म करेगी और उसे वापस अपने पास लाएगी। दूसरी तरफ मैं कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि तो थान और को नियम थान अब कैसे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद उन्हें वो हस्बैंड और फादर मिल गया होगा जो वो चाहते थे। इसके बाद मेरी डेली लाइफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने और डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करने में गुजरती है और मेरी लाइफ बिजी होने के साथ साथ स्टेबल भी रहती है। फिर एक दिन मेरी लीडर मुझे चाइनीज लैंग्वेज में एक न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट फाइल देता है और वो फाइल मेरे सामने रखते हुए कहता है कि येंटू, हमारे डिपार्टमेंट में तुम्हारी वर्किंग एबिलिटी सबसे बेस्ट है और ये प्रोजेक्ट फिनलैंड ट्रेड प्रमोशन ब्यूरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम इसे जल्दी कंप्लीट करो। जिस पर मैं थिक प्रोजेक्ट फाइल को देखकर कॉन्फिडेंट स्माइल करता हूँ और कहता हूँ कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे जरूर कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं फाइल खोलता हूं मुझे पता चलता है कि ये तो ग्रुप का प्रोजेक्ट है। ये देखते ही टो थॉन हियोन की फेमिलियर इमेज मेरे दिमाग में फिर से आ जाती है, जिस पर मैं डीप सांस लेकर खुद को काम करता हूं और सोचता हूं कि उनका प्रोजेक्ट तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो फिनलैंड में आना कोई बड़ी बात नहीं है, शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो।
इसके बाद मैं लगातार कई रातों तक जागकर प्रोजेक्ट ट्रांसलेट करता हूँ और फिर कंप्लीटेड फाइल लेकर बॉस के ऑफिस का डोर नॉक करता हूँ, जिस पर वो कुछ पेजेस देखकर बार बार सिर हिलाता है और मेरी तारीफ करता है कि मैं सच में टैलेंटेड हूँ। लेकिन मैं उसकी नेचर को जानता हूँ कि जब वो ज्यादा तारीफ करता है तो जरूर कुछ काम निकलने वाला होता है। फिर भी अच्छी बातें सुनकर अच्छा लगता है क्योंकि कई कॉलीग्स इसी में फंस जाते हैं, जिस पर मैं सीधे बोल देता हूँ कि सर सीधे काम बताइए, ज्यादा प्रेज मत कीजिए, नहीं तो मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा। ये सुनकर वो कहता है कि टो ग्रुप जल्द ही फिनलैंड आने वाला है एनर्जी प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन के लिए और फिनलैंड साइड भी इसे बहुत सीरियसली ले रहा है। फिर वो कहता है कि इस बार डिप्लोमेटिक ट्रांसलेशन का काम मैंने तुम्हें असाइन किया है और साथ ही कैजुअली बोलता है कि लाइफ में बैलेंस भी जरूरी है और तुम अभी सिंगल हो ना, एंड टो ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव एक यंग टैलेंटेड पर्सन है तो तुम दोनों को इंटरैक्ट करना चाहिए। ये सुनकर मेरे दिल में अचानक झटका सा लगता है और मैं सोचने लगता हूँ कि क्या वो जिंगशी नोयन ही होगी, लेकिन फिर खुद को समझाता हूँ कि ऐसा कोइंसिडेंस शायद नहीं होगा। इसके बाद जब टो ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव फिनलैंड पहुंचता है तो बॉस मुझे एयरपोर्ट लेकर जाता है और रास्ते में कहता है कि फिनलैंड साइड ने उनके लिए डिनर अरेंज किया है और ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से ट्रांसलेशन करना। फिर वो कहता है कि वो मुझे टो ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से मिलवाएगा और जैसे ही वो ये बात खत्म करता है वो मेरे पीछे किसी को हाथ हिलाकर बुलाता है और कहता है कि टो बॉस यहाँ है, जिस पर वो मुझे पकड़कर उसके सामने ले आता है और उस वक्त मैं पूरी तरह स्टंट रह जाता हूँ क्योंकि 6 साल बाद भी उसके ऊपर टाइम का कोई असर नहीं दिखता और वो पहले की तरह ही काम और साइलेंट लगती है। फिर बॉस मुझे आगे बढ़ाता है और मैं स्माइल के साथ इंट्रोड्यूस करता हूँ कि ये फिनलैंड एम्बेसी के ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट से यूथ हान है और ये इस ट्रिप में आपका ट्रांसलेशन हैंडल करेंगे। इसके बाद वो मजाक में कहता है कि हमारे यू तो सिर्फ हैंडसम ही नहीं है बल्कि 5 लैंग्वेज भी जानता है, जिस पर तो थान युवन मुझे लगातार देखती रहती है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और कुछ कॉम्प्लिकेटेड इमोशन नजर आता है। मैं पोलाइटली हाथ बढ़ाता हूँ और फॉर्मल टोन में कहता हूँ कि तो बॉस आपसे मिलकर खुशी हुई, जिस पर वो कुछ सेकंड्स तक मुझे देखती रहती है और फिर धीरे से हाथ मिलाती है। लेकिन मैं जल्दी से हैंडशेक खत्म करना चाहता हूँ, तभी वो मेरा हाथ पकड़कर छोड़ती नहीं है, जिस पर मैं 2 बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूँ और फिर हल्का सा फ्राउन करके पूछता हूँ कि तो बॉस इसका क्या मतलब है। ये देखकर साइड में खड़े लीडर सिचुएशन समझ जाता है और मजाक में कहता है कि हमारे ट्रांसलेटर का चार्म ऐसा है कि कोई भी इंप्रेस हो जाए, शायद तो बॉस भी एक्सेप्शन नहीं है। जिस पर तौन युवन की आंखें थोड़ी डार्क हो जाती हैं और वो हल्का सा ऑकवर्ड स्माइल देती है और फिर मेरा हाथ छोड़ देती है। इसके बाद डिनर शुरू हो जाता है और मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ फॉर्मल इंटरेक्शन है और वो यहाँ मेरे लिए नहीं आई है। फिर मैं खुद को संभाल कर उसके पास बैठ जाता हूँ और कामली हर सेंटेंस ट्रांसलेट करता रहता हूँ, जिस पर वो एलिगेंट पोस्चर में बैठी होती है और ध्यान से सुनते वक्त हल्का सा चेहरा मेरी तरफ मोड़ती है। ये देखकर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ क्योंकि हमारी शादी के 5 सालों में उसने कभी मुझे इतने ध्यान से नहीं सुना था, जिस पर मेरे अंदर हल्का सा दर्द उठता है। लेकिन वो उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होता है क्योंकि उन सालों में मेरा बॉडी तो फैमिली के सन इन लॉ के लेबल के नीचे जैसे कैद रहता है और मेरी सोल अपनी फ्रीडम खो चुकी होती है, जिस पर अब आखिरकार मैं उससे बाहर निकल आता हूँ। तभी जिंग शियन हो की आवाज फिर से सुनाई देती है और वो फिनलैंड के टैक्स सिस्टम और लेबर लॉ के बारे में पूछती रहती है। उसकी आवाज धीमी और स्टेडी होती है और हर सेंटेंस के बाद वो चुपचाप मुझे देखती रहती है। उसकी नजरें गहरी और फोकस्ड होती हैं, जिस पर मैं इंस्टिंक्टिवली उसकी नजरों से बचता हूँ और पूरी तरह प्रोफेशनल रहते हुए अपना काम करता रहता हूँ। और इस तरह आज की डिनर मीटिंग स्मूथली कंप्लीट होती है। इसके बाद जब हम विदा लेते हैं, फिनलैंड के मौसम के हिसाब से मैं अपना स्कार्फ टाइट करता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ और कैजुअली तौथान युवन से हाथ मिलाता हूँ और कहता हूँ कि तो बॉस कोऑपरेशन अच्छा रहा। ये बोलकर मैं मुड़कर जाने लगता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कार का डोर खोलता हूँ पीछे से वो मुझे नाम लेकर बुलाती है, जिस पर मैं रुक जाता हूँ लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखता और चुपचाप उसके अगले वर्ड्स का इंतजार करता हूँ। फिर ठंडी हवा चलती है और मेरी उंगलियां थोड़ी सुन्न होने लगती हैं। तभी उसकी आवाज फिर से आती है और वो पूछती है कि क्या मेरे पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं है, जिस पर उसकी आवाज में हल्की सी अजीब सी सैडनेस महसूस होती है, जिस पर मेरा दिल एक पल के लिए हिलता है। लेकिन मैं खुद को समझाता हूँ कि ये सिर्फ फिनलैंड की ठंडी रात की वजह है और मैं कामली कहता हूँ कि तो बॉस डिनर में जो ट्रांसलेशन था वो मैं पूरा कर चुका हूँ और बाकी बातों के लिए मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है। लेकिन वो मुझे ऐसी जाने नहीं देना चाहती और उसकी यूजुअल काम वॉइस में थोड़ा अर्जेंसी आ जाता है और वो कहती है कि यंतु, तुमने उस समय बिना बताए डिवोर्स कर लिया? क्या तुमने नियम थान की फीलिंग्स के बारे में भी नहीं सोचा? और अब 6 साल हो गए, वो 9 साल का हो चुका है, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती? ये सुनकर मैं मुड़ता हूँ और बिना एक्सप्रेशन बदले हल्की सी स्माइल के साथ कहता हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो अपने फादर की सैक्रिफाइस को इग्नोर करता है, उसे याद करने लायक क्या है?
और फिर सार्कास्टिकली बोलता हूँ कि अब तो शायद वो बहुत खुश होगा क्योंकि उसे नया फादर मिल गया होगा। जिस पर बर्फ के कण तो थान हाजिंग शिन के कंधे पर गिरते रहते हैं और वो मुझे कंफ्यूजिंग नजरों से देखती है। फिर धीरे से साई लेकर मेरी तरफ बढ़ती है और रेयर सॉफ्ट टोन में कहती है कि नियम थान ने कभी भी तुम्हारी सैक्रिफाइस इग्नोर नहीं की। वो बस छोटा था और उसे प्यार जताना नहीं आता था। और फिर वो कहती है कि उसका कोई नया फादर नहीं है, उसका फादर सिर्फ तुम ही हो सकते हो। जिस पर मैं उसके चेहरे को देखता हूँ और अंदर से हल्की सी हंसी आती है। फिर मैं कामली कहता हूँ कि किसी को प्यार करना उम्र पर डिपेंड नहीं करता और तुम और चीन यीहूंग थान का नियन की बर्थडे याद रखते थे, उसके लिए गिफ्ट्स बनाते थे। तो तुम दोनों को प्यार करना आता है, बस तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते थे। इसके बाद मैं कार के सहारे टिक कर उसे देखता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मैं अभी भी उसका हस्बैंड होता तो क्या वो मेरे सामने ऐसे खड़ी होकर मुझे इतना कुछ बोलने देती। फिर मैं खुद पर हल्का सा हंसता हूँ, जिस पर वो पूछती है कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी नजरों की परवाह नहीं करता और कहता हूँ कि अगर कुछ फनी लगे तो हंसना नॉर्मल है। फिर मैं साफ कहता हूँ कि चाहे हमारा डिवोर्स हुआ हो या नहीं, हम दोनों के बीच ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम पास्ट को याद करें और तुम्हें मेरे बारे में बहुत कम पता है और मुझे भी तुम्हारे साथ जुड़ी चीजों को याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर मैं उसकी हेजिटेशन को इग्नोर करता हूँ और कार में बैठकर वहां से निकल जाता हूँ। इसके बाद घर पहुंचकर मैं शावर लेता हूँ और बेड पर लेटते ही एक्सट्रीम टायर्डनेस फील करता हूँ और जल्दी ही सो जाता हूँ। लेकिन रात में अचानक नेबर के डॉग के जोर जोर से भौंकने की आवाज आती है, जिस पर मेरी नींद खुल जाती है और मैं डीप ब्रेथ लेकर खुद को काम करता हूँ। फिर जैकेट पहनकर विंडो के पास जाता हूँ और वहां मैं देखता हूँ कि थोन हैन अभी भी वही ब्लैक ड्रेस पहनकर मेरे घर के बाहर खड़ी होती है, जिसे देखकर मुझे समझ नहीं आता कि उसे मेरा एड्रेस कैसे मिला। फिनलैंड की सर्द रात में टेम्परेचर माइनस में होता है और उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि अगर वो पूरी रात बाहर रहीं तो सुबह तक वो आइस स्टैचू बन जाएगी, जिस पर चाहे मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या चाहती है, लेकिन फिर भी मैं डोर खोलकर उसे अंदर बुला लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर के बाहर मर जाए। इसके बाद फायर प्लेस के पास मैं उसे एक कप कॉफी देता हूँ और वो इतनी ठंडी होती है कि उसका शरीर अनकंट्रोलेबली कांपता रहता है और दोनों हाथों से कप पकड़कर धीरे धीरे नॉर्मल होती है और फिर मुझे देखकर स्माइल करती है और थैंक्स कहती है, जिस पर मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि वो बहुत कम ही मेरे सामने मुस्कुराती थी। ज्यादातर टाइम उसका एक्सप्रेशन कोल्ड ही रहता था। फिर मैं सीधे पूछता हूँ कि आखिर वो चाहती क्या है, जिस पर वो नीचे देखती है और उसकी आई लैशेस पर जमी बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होती है और उसकी आवाज हल्की कांपती है और वो पूछती है कि हमारा डिवोर्स क्यों हुआ। ये सुनकर मैं उसे घूर कर देखता हूँ और वो भी कामली मुझे देखती है। उसकी आंखों में रियल कंफ्यूजन होता है, लेकिन मेरे अंदर इमोशंस उलझ जाते हैं। फिर मुझे एहसास होता है कि हमारे 5 साल की शादी जैसे उसके लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिस पर मैं डीप साई लेता हूँ और अंदर ही अंदर रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उसे अंदर क्यों आने दिया। फिर वो हेजिटेशन के बाद मेरा नाम लेती है, येंटू, जिसे सुनकर मुझे अजीब लगता है क्योंकि वो पहली बार मुझे इतनी सीरियसनेस से बुला रही होती है, वो भी डिवोर्स के 6 साल बाद। जिस पर मैं सार्कास्टिक नजरों से उसे देखता हूँ और कहता हूँ कि जिंगशिनेन, क्या तुमने कभी सोचा कि इस डिवोर्स की जिम्मेदारी तुम्हारी भी हो सकती है? ये सुनते ही उसका चेहरा स्टिफ हो जाता है और उसकी आंखों में कंफ्यूजन दिखता है क्योंकि वो हमेशा प्रिविलेज्ड लाइफ जीती आई है और हर चीज आसानी से कंट्रोल कर लेती है, इसलिए उसे कभी आसपास की चीजों की परवाह नहीं रही। जिस पर मुझे लगता है कि मैं शायद उन फ्यू लोगों में से हूं जो उसकी कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं और अचानक मेरी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, लेकिन मैं तुरंत खुद को संभाल लेता हूं। फिर मैं कामली कहता हूं कि डिवोर्स से पहले मैंने उसे कई बार कहा था कि अगर वो और नियम थान जांगन को पसंद करते हैं तो मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूं और नियम थान की कस्टडी भी छोड़ दूंगा और हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी भी उसे दे दूंगा। नियम थान के नाम ट्रांसफर कर दो और मुझे एक ऐसा बाप समझ लो जो वेलकम नहीं है। ये सब छोड़कर बच्चे की परवरिश के लिए पैसे मांग लो। ये बात मैं साफ साफ हर वर्ड में उसे बोलता हूं। जिस पे इतना कहते हुए मैं जिंगशिन की तरफ देखता हूं और पूछता हूं, क्या तुम्हें याद है? जिस पे तौन जिंगशिन का हाथ जो कप पकड़ रहा होता है अचानक टाइट हो जाता है। उसकी आईब्रोज सिकुड़ती हैं जैसे वो याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी आंखों में जो कंफ्यूजन दिखता है वो साफ बता देता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आता। जिस पे मुझे ये रिजल्ट पहले से ही पता होता है क्योंकि उसने कभी भी एक हस्बैंड के तौर पर मेरी बातों को सीरियसली सुना ही नहीं था और उस समय उसके लिए मैं सिर्फ नाम का पार्टनर था। जिस पे थॉथन हुइन सिर झुका लेती है और उसकी वॉइस गिल्ट और रिग्रेट से भरी होती है। सॉरी, मुझे सच में याद नहीं कि तुमने ये बातें कभी कही थी। शायद उस वक्त मैं बिजी थी, लेकिन क्या ये ही रीजन है कि तुमने मुझसे डिवोर्स लिया?
मैं सच में ऐसा रीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिस पे मैं सीधा पूछता हूँ, तो फिर हर रात जब तुम घर आती थी तुम्हारे कपड़ों पर जो परफ्यूम की स्मेल होती थी उसका क्या? क्या ये रीजन डिवोर्स के लिए काफी नहीं है? ये सुनकर थॉथन हुएन का चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है और वो जैसे मेरी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन कोशिश करती है लेकिन फिर भी डिसबिलीफ में सिर हिला देती है। जियान कहा नियान की वजह से तुमने मुझसे डिवोर्स लिया? जिस पर उसकी आवाज में शौक और भी बढ़ जाता है, जैसे उसे ये बात और भी ज्यादा अपसर्ट लगती है। जबकि मेरा बच्चा बस कोल्ड तरीके से कॉफी पीते हुए सिर हिलाता है। हाँ, हर दिन तुम होंगटाओ कहा नियान की स्मेल लेकर घर आती थी और नियम ठान तो हर वक्त चाहता था कि अंकल होंगटाओ उसका नया डैड बने। फिर मैं कहता हूँ, क्या मैं अब भी शीमलेस होकर इस फैमिली का सन इन लॉ बना रहा हूँ जो मुझे कभी चाहिए ही नहीं था? जिस पर ताउन हुयन का चेहरा पहली बार पूरी तरह पेल पड़ जाता है और वो पूछती है, तो तुम मुझ पर चीटिंग का शक करते हो? जिस पर मैं एक उंगली उठाकर उसके सामने हिलाता हूँ। ये शक नहीं है जब तुम बिना किसी हेजिटेशन के होंगटाओ कहा नियान को हर इवेंट में ले जाती हो और दूसरों से उसे इंट्रोड्यूस करवाती हो। जब तुम्हारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ज्यादा कंपैटिबल हो, और जब तुम जल्दी से उसके पास जाने के लिए डिवोर्स पेपर्स बिना देखे साइन कर देती हो, तब ये मैटर ही नहीं करता कि तुमने चीटिंग की या नहीं। फिर मैं साफ कह देता हूँ, मैंने तुमसे डिवोर्स लिया क्योंकि मैं खुद को इस सू ग्रुप के बेकार सन इन लॉ के रोल में और कैद नहीं रखना चाहता था। वो एक केज था जहां तोथुन हुयन बस नाम की वाइफ थी और मैं भी कभी इसे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। जिस पर तोंजिंगशिन की आईलैशेस हल्की सी कांपती हैं और वो लंबी समय तक कुछ नहीं बोल पाती। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये सब बोलूंगा, या शायद उसे मेरी फीलिंग्स की कभी परवाह ही नहीं थी। वो बस अपनी फेलियर को समझने का एक चांस चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये सब अननेसेसरी हैं क्योंकि वो होंग टाओ कानानियन को पसंद करती है, उसका बर्थडे याद रखती है, गिफ्ट्स और सरप्राइजेस तैयार करती है, उसकी हर पसंद को जानती है, वो उससे प्यार करती है। इसलिए मेरी जैसी फेलियर उसकी फ्यूचर मैरिज में दोबारा नहीं होगी। फिर मैं टाइम देखता हूँ, सुबह के 4:30 बज रहे होते हैं और थकान मुझ पर हावी होने लगती है। जिस पर मैं कहता हूँ, टोटोंग, जो तुम जानना चाहती थी वो सब क्लियर हो गया होगा, अब प्लीज वापस जाओ, मुझे रेस्ट करना है। जिस पर मेरी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक एक साफ और सीरियस आवाज आती है जिससे मैं थोड़ी देर के लिए स्टंट रह जाता हूँ और मेरे गले में अटकी बातें भी बाहर नहीं निकल पाती। जीन शीन हुएन मुझे बिना पलक झपकाए देखती है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जिन छोटी छोटी बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया उन्होंने तुम्हें इतना हर्ट किया। ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी। जिस पर मुझे ये सुनकर थोड़ा फनी लगता है क्योंकि एक ऐसी तौथानी हुईन जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती है, उससे अपॉलजी सुनना शायद मेरे लिए ही पॉसिबल था। लेकिन तभी वो मेरी सोच को काटते हुए कहती है, लेकिन एक बात है जिससे मैं अग्री नहीं करती। मैंने चीटिंग नहीं की और मुझे होंग टाओ कानानियन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसकी केयर सिर्फ अपनी सिस्टर की लास्ट विश पूरी करने के लिए करती हूँ और जब लोग उसे मेरा हस्बैंड कहते हैं तो मैं उसे करेक्ट नहीं करती क्योंकि अगर मेरी सिस्टर जिंदा होती तो वो सच में उसका हस्बैंड होता। जिस पर मैं कोल्ड तरीके से कहता हूँ, अब ये सब मैटर नहीं करता। ये सुनकर उसकी आंखों में हर्ट साफ दिखता है, लेकिन वो तुरंत कहती है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 6 सालों में जब तुम गए थे, मैं और निमथान तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम अपने बीच की गलतफहमियां खत्म करें और तुम वापस घर आ जाओ। जिस पर एक पल के लिए मुझे लगता है कि वो मजाक कर रही है। मैं 10 साल तक फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करता हूं और अब वो मुझे वापस उसी फैमिली में लौटने को कह रही है। जिस पर मैं खुद को रोक नहीं पाता और जोर से हंसने लगता हूं। उसके चेहरे पर फिर शौक दिखता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्यों हंस रहा हूं। जिस पर मैं अपनी आंखों की कोने से आंसू पोंछता हूं, डीप सांस लेकर खुद को काम करता हूं और कहता हूं, तो थानोयान, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैंने मुश्किल से तुमसे डिवोर्स लिया है। अब मेरी अपनी करियर है तो मैं क्यों वापस आऊं और आखिर करूंगा क्या? फिर मैं आगे बोलता हूं, क्या फिर से एक नैनी की तरह तुम्हारे लिए भागता रहूं रोज? तुम्हारी कंपनी में जाकर तुम्हें कोई बेवकूफी भरा सी फूड पॉरेज देकर खुश करूं? अगर तुम्हें अपनी सिस्टर की लास्ट विश पूरी करनी है तो होंग ताओ कानानियन का ध्यान रखो। मुझे इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ना तुम्हारी सिस्टर का कर्जदार हूं, ना होंग ताओ कानानियन का और ना ही तुम्हारा। जिस पर वो कुछ और कहना चाहती है, लेकिन मैं दरवाजे तक पहुंच जाता हूं और उसे जोर से खोल देता हूं। ठंडी हवा और बर्फ अंदर आने लगती है और मैं कहता हूं, बाहर निकलो, मुझे दूसरी बार कहने पर मजबूर मत करो। जिस पर आखिरकार तौन हुयन वहां से चली जाती है और मैं बिस्तर पर गिरता हूं। लेकिन थकान के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती। मैं पूरी रात जागता रहता हूं। फिर सुबह खुद को संभाल कर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अपने ट्रांसलेशन के काम पर जाता हूं।
लेकिन ऑफिस पहुंचते ही मैं अपने बॉस को सामने खड़ा देखता हूं, जो धीरे से कहता है, यान्तु, भले ही तुमने यहां ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन तुम्हारा वर्क एटीट्यूड बहुत अच्छा है और तुम्हारी एबिलिटी भी स्ट्रांग है। इस बार सू ग्रुप फिनलैंड में न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, जो दोनों देशों के रिलेशन के लिए फायदेमंद है। जिस पर वो आगे बताता है, फिनलैंड के लीडर्स इस मौके पर तोटों के साथ हमारे देश आकर इंस्पेक्शन करना चाहते हैं और अभी एक अकम्पनिंग ट्रांसलेटर की कमी है। मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है। इस बार तुम हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए वापस देश जाओगे। तुम विदेश गए। हुए भी लगभग 6 साल हो चुके हैं। इस मौके पर फैमिली से मिलकर आ जाओ। ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए सुनता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा मन जोर से चिल्लाता रहता है, जिस पर मैं सोचता हूँ कि ये सब जिंगशिन यिन की वजह से हुआ है। वो आते ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है, जिसके बाद मजबूरी में मैं हल्की मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता हूँ। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं टास्क जरूर कंप्लीट करूंगा। ये बोलकर उसी दोपहर मैं तोठान यूएन और इंस्पेक्शन टीम के साथ प्राइवेट जेट से वापस देश लौटने लगता हूँ, जिस पर पता नहीं किसने सीटिंग अरेंज की होती है कि मेरे और तोठान यूएन के बीच सिर्फ एक आर्म रेस्ट का डिस्टेंस होता है, जिस पर मैं थकान में अपनी आंखों को दबाता हूँ और मुंह फेर लेता हूँ। उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, जबकि हम दोनों ने पूरी रात नहीं सोया होता। फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी थकान नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद अचानक मेरे ऊपर एक सॉफ्ट और थिक ब्लैंकेट डाल दिया जाता है, जिस पर जिंगशिन वयान बहुत केयरफुली उसे एडजस्ट करती है, जैसे मुझे जगाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं सोया नहीं होता, बस उसे देखना अवॉइड कर रहा होता हूँ। मेरे लिए वो कभी एक ऐसी इंसान थी जिसे मैं दिल से पसंद करता था और एडमायर करता था, लेकिन वही मेरे लिए एक केज भी बन गई थी, जिस पर डिवोर्स पेपर साइन करने की उसी पल से हमारी बीच का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्लेन से उतरते ही मैं उस इंसान को देखूंगा जिससे अब सिर्फ खून का रिश्ता बचा है। निमथान अपनी ग्रैंडमदर का हाथ पकड़ी वेटिंग एरिया में खड़ा होता है, जो अब 9 साल का हो चुका है, और उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी होती हैं। जैसे ही वो मुझे देखता है, जोर से चिल्लाता है, पापा। जिस पर इंस्पेक्शन टीम के लीडर्स एक दूसरे को कंफ्यूज्ड होकर देखते हैं और कोई धीरे से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर मैं काम तरीके से मुस्कुराते हुए कहता हूँ, ये बच्चा शायद अपने पापा से बिछड़ गया है। जिस पर बगल में खड़ी तोठान यूएन धीमी आवाज में कहती है, पोठीन को बिछड़ी हुई 1 साल भी नहीं हुआ और उसे फिनिश लैंग्वेज समझ आती है। चेन यी मेरी तरफ दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उसे पकड़कर रोक लेती है और वो लेडी अपनी इमेज बनाए रखते हुए उसे वहां से ले जाती है, जिस पर साफ समझ आता है कि वो हमें मिलाने नहीं आई थी। शायद वो नियम का यूज करके मुझसे कुछ करवाना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास उसकी बात मानने की कोई वजह नहीं होती। इसके बाद कुछ दिन तक फिनलैंड डेलीगेशन के साथ तो ग्रुप का विजिट स्मूथली चलता है, क्योंकि काम के मामले में तो थानी हुएन कभी गलती नहीं करती। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्शन खत्म होता है, वो सीधे मेरे पास आ जाती है। क्या तुम मेरे साथ घर चलकर नियाम थान से मिलना चाहोगे? वो तुम्हें बहुत मिस करता है। ये सुनकर मैं हल्की आवाज में कहता हूँ, मुझे मिस करता है? मैं तो बस नाम का बाप था। वो तो मुझे पहले से पसंद नहीं करता था, और अब मैं 6 साल तक गायब रहा तो उसे मुझसे और नफरत होनी चाहिए। फिर मैं आगे कहता हूँ, वैसे भी उसे होंगताओ कानानियान को अपना डैड बनाना पसंद है, तो तुम उसी से शादी कर लो। इससे तुम्हारी विश भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड भी बच्चे का ख्याल रख लेगा। जिस पर थानी हुएन थक कर एक लंबी सांस लेती है। क्या हमें ऐसी ही बात करनी पड़ेगी? मैं सीधे उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हम बात ही नहीं करते। ये बोलकर मैं अपना सामान उठाता हूँ और सीधे होटल लौट जाता हूँ, क्योंकि तो फैमिली वापस जाने का कोई रीजन नहीं होता। इसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी देश में है, जिस पर मेरा मूड अच्छा हो जाता है और मैं तुरंत उससे मिलने निकल पड़ता हूँ। जिस पर मिलते ही उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाता है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घुमाकर देखता है और फिर जोर से गले लगा लेता है। यार, अब तू अपने असली रूप में दिख रहा है। 6 साल बाद मिल रहे हैं, आज तो खूब बातें होंगी। जिस पर हम बातें करते करते घंटों गुजार देते हैं। लेकिन तभी अचानक मेरा फोन बजता है। एक अननोन नंबर होता है, जिस पर मैं थोड़ी देर हेजिटेट करता हूँ, फिर कॉल उठा लेता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, क्या आप चेनी के फादर हैं? मैं उसका क्लास टीचर बोल रही हूँ। उसने स्कूल में किसी बच्चे से फाइट की है। मैंने उसकी मदर को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे कांटेक्ट करूं। जिस पर मेरा फ्रेंड इरिटेट होकर फोन छीन लेता है और कहता है, गलत नंबर है, और कॉल काट देता है। फिर वो मुझसे कहता है, जिंग शिनवेन पागल है क्या? तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तुम्हारे पास कस्टडी भी नहीं है, और तुम अभी अभी लौटे हो। ये सब जानबूझकर ट्रबल क्रिएट कर रही है। लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि फोन फिर से बजने लगता है, जिस पर मैं दोबारा कॉल उठाता हूँ और इस बार टीचर की आवाज में अर्जेंसी होती है। क्या आप कौन थान के फादर हैं? प्लीज जल्दी स्कूल आ जाइए। बड़ों की प्रॉब्लम्स बच्चों की मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, और उसने एक बच्चे का सिर भी फोड़ दिया है। सामने वाले पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आपको बुला रहे हैं। जिस पर मजबूरी में मैं और मेरा दोस्त तुरंत स्कूल पहुंचते हैं, जहां टीचर्स ऑफिस में कई बच्चे खड़े होते हैं। सबके साथ उनके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन चेनिये के पीछे कोई नहीं होता।
जिस पर इंजर्ड बच्चे के पेरेंट उसे पकड़कर गुस्से में चिल्लाता है, तू इतना वायलेंट क्यों है? तेरे बाप ने तुझे सिखाया नहीं कि किसी को मारना नहीं चाहिए? उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं और एक बच्चा जोर से बोलता है, इसके पास तो बाप ही नहीं है। ये सुनकर चीन ये की आंखें लाल हो जाती हैं और वो गुस्से में एक छोटे भेड़िए की तरह फिर से लड़ने को दौड़ पड़ता है, जिससे साफ लगता है कि उसे प्रॉपर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन सामने वाले बच्चे के पास पेरेंट्स का सपोर्ट होता है।